प्यारे बच्चों, सभी को मेरी नमस्कार। देखिए, कल मैंने आपके पहले पार्ट की फर्स्ट पार्ट यानी पहली वीडियो बनाई थी। आपके क्लास 12वीं का पहला जो चैप्टर है ईंटें मन के और अस्थियां यानी कि हड़प्पा सभ्यता, इसकी पहली वीडियो पहला पार्ट बना करके मैंने कल आपके ग्रुप में डाल दिया है। तो आपने कुछ बच्चों ने पहली वीडियो पहला पार्ट हड़प्पा सभ्यता का देख लिया होगा, सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। और अगर जो नए बच्चे आए हैं या कोई छात्र मेरी पहली वीडियो पहले पार्ट को देखने से रह गया है, तो मेरी ऐसे छात्रों से निवेदन है कि वो मेरा पहला पार्ट पहली वीडियो देख लें, ताकि शुरू से ही ये जो आपका हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर है, लेसन है, ये समझ में आ जाए। और आज मैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ही आगे बता रहा हूँ, जो कुछ मैटर रह गया था कल हमसे पहले पार्ट में, तो ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम इतिहास का पहला पार्ट आपको बता रहे हैं। देखिए, इतिहास की मैंने पहली वीडियो में पहले पार्ट में परिभाषा दे दी थी कि भाई बीते हुए समय में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको इतिहास कहा जाता है। और इतिहास के बच्चे हैं, ये भी आप ध्यान रखना कि इतिहास का जो काल है, यानी कि इतिहास को कितने भागों में बांटा है इतिहासकारों ने। इतिहासकारों ने हमारी या आपकी सुविधा अनुसार इतिहास को 3 भागों में बांटा है। पहला एंशिएंट हिस्ट्री या कह लीजिए एंशिएंट पीरियड, प्राचीन इतिहास या प्राचीन काल। सेकंड जो इसका भाग है या जो दूसरा इसका जो वो है काल भाग, वो है आपका मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री, या इसको मिडिवल पीरियड भी बोलते हैं, मध्यकाल। और जो तीसरा काल है इसका इतिहास का जो भाग है तीसरा, वो है आपका आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। तो अब आप ये समझेंगे कि भाई प्राचीन इतिहास या प्राचीन काल कब से शुरू हुआ और कब तक रहा। प्राचीन इतिहास की शुरुआत या प्राचीन काल की शुरुआत जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब से लेकर के 800 ईस्वी तक का काल आपका प्राचीन इतिहास के नाम से या प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका एंशिएंट पीरियड हो गया। अब आ जाइए दूसरा जो काल अभी बताया था मैंने, वो आपका मिडिवल पीरियड या मध्यकालीन इतिहास। इसकी शुरुआत 800 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक, 800 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक का जो काल है आपका, वो मध्यकालीन इतिहास के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो लास्ट है आधुनिक काल या आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री जिसको कहते हैं, उसका टाइम यानी कि 1707 के बाद शुरू हो जाता है और अब आपका आधुनिक युग चल रहा है, मॉडर्न एज है, हर काम मशीन से हो रहा है, जिसको हम कलयुग भी कह देते हैं। तो इस तरह से इतिहास की परिभाषा, इतिहास को इतिहासकारों ने आपकी हमारी सुविधा अनुसार इसको 3 भागों में बांटा है, ताकि इंटरेस्टेड लगे और हमें पढ़ने में आसानी हो, सुविधा हो। तो ये भी ध्यान रखना। तो कल मैंने पहली वीडियो में पहले पार्ट में आपके पहले पार्ट से संबंधित हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो जैसे खोज के बारे में, इसके नामकरण के बारे में, और मैंने इसकी विशेषताएं बताई थी। विशेषताओं पर मैंने आपका ये पहला वीडियो या पहला पार्ट खत्म किया था। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जैसे कि भाई इसकी जो मुख्य विशेषता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की या हड़प्पा सिविलाइजेशन की, जैसे कि कल मैं भी बता रहा था कि भाई ये नगरीय सभ्यता थी। इसकी विशेषता में एक ये भी आ जाएगा कि ये नगरीय सभ्यता थी, यानी कि शहरी सभ्यता थी। ये ध्यान रखना, क्योंकि शहरों की तरह मकान बने हुए थे, सड़कें गलियां बनी हुई थी, शहरी सभ्यता थी, ये ध्यान रखना। एक मैंने बता दिया था कि भाई कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांसे का बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे, तांबा और टिन को मिला करके कांसा बनाया जाता था। एक ये है कि भाई ये जो सभ्यता है ये आद ऐतिहासिक सभ्यता है,
आद्य ऐतिहासिक का मतलब ये है, आद्य ऐतिहासिक का मतलब ये है कि देखिए, एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल और एक है, या प्राग ऐतिहासिक सभ्यता बोल दीजिए, या ये अब जो हम जिसे पढ़ रहे हैं वो आद्य ऐतिहासिक है। आद्य ऐतिहासिक का मतलब ये है कि हमारे पास लिखित सामग्री तो है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, क्योंकि हमारे पास लिखित प्रमाण तो मिले हैं, जैसे कि ताम्रपत्र पर या पत्रों पर कुछ हमें लिखा हुआ मिला है। तो लेकिन इतिहासकार अभी उस लिपि को, उस लिखाई को पढ़ नहीं पाए। यदि उसे इतिहासकार पढ़ लें सिंधु घाटी की लिपि को, जैसे कि वो चित्र में ही थी, चित्रात्मक लिपि थी, और इधर आपका दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी, ये लिपि है, जिसके आगे बताएंगे हम लिपि के बारे में। जैसे 375 से 400 इसमें वो होते थे, संख्या होती थी वर्णों की। हालांकि इसमें जैसे कि स्वर और व्यंजन नहीं होते थे, तो ये चित्रों के माध्यम से होती थी, उसको पढ़ा नहीं गया है। तो ये आद्य ऐतिहासिक है। और प्राग ऐतिहासिक काल, जैसे पाषाण काल है, नवपाषाण काल है, उसमें हमारे पास कोई लिखित है ही नहीं, कोई इतिहास लिखित है ही नहीं, तो हम उसको पढ़ेंगे कहां से। रही बात इतिहास की, इतिहास हमारे पास लिखित भी है और उसे हम पढ़ भी पा रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो ठीक है, ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी है। और बाकी की मैंने तुम्हें बताई विस्तृत सभ्यता, ये बहुत बड़ी विस्तार में, मतलब एरिया में फैली हुई थी। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी, यानी कि कुल मिलाकर के 13 लाख, मान लीजिए 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। तो ये बहुत बड़ी विस्तृत सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था, यहीं पर मैंने पहला पार्ट खत्म किया था। तो चलिए आज हम तुम्हें इस सभ्यता के थोड़े से विस्तार के बारे में और बता दें, सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं। प्यारे बच्चों, देखिए, मैं कल भी बता रहा था कि लॉकडाउन की वजह से मैं अपने घर पर आपकी ये वीडियो तैयार कर रहा हूं, दूसरा पार्ट तैयार कर रहा हूं। मेरे पास शिक्षण सामग्री का अभाव है, यानी कि आवाज भी मेरी शायद हो सकता है कम सुनाई दे रही हो। मेरी आपसे निवेदन है कि आप जो वो होती है, जो कानों में लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, उसको लगा लें, कानों में लीड जो होती है, ताकि आवाज स्पष्ट और तेज सुनाई दे, ताकि लेसन पूरी तरह से आपकी समझ आ जाए। क्योंकि मेरे पास वो जो माइक होता है वो भी उपलब्ध नहीं है, उसे भी मैं अभी खरीद नहीं पाया हूँ, लॉकडाउन की वजह से कहीं आ जा नहीं रहा हूँ, सिर्फ घर पर ही हूँ। और ब्लैक बोर्ड वगैरह या मार्कर या चाक वगैरह मेरे पास नहीं है, ताकि मैं इस हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, जो साइट्स हैं, मैं मैप पर या मैप बना करके आपको क्लियर दिखा सकूं। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। तो इस सभ्यता के विस्तार के बारे में हम तुम्हें बताएंगे, या मैं बता रहा हूं। तो ये जो सभ्यता, जैसे कि मैं बता रहा था कि भाई 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई थी। तो कहां तक है इसके, देखिए, वैसे तो कल मैं बता रहा था भाई ये जो सभ्यता है, सभ्यता के जो स्थल है वो लगभग 1400-1500 के आसपास कर मिले। 1415 साइट्स यानी कि स्थलों को याद करना या याद रख पाना बहुत मुश्किल काम है। जो इंपोर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उनको ही हम याद रख पाते हैं, या जैसे ज्यादातर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको याद रखते हैं। तो कुछ इंपोर्टेंट जो स्थल हैं उनको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं, या आपको मैं बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप पाकिस्तान को ही ले लीजिए। इधर आप अफगानिस्तान की तरफ चले जाइए, और ऊपर उत्तर पश्चिम में ये फैली हुई थी आपकी। इधर ये अफगानिस्तान में तो केवल 2 ही मिले हैं, 2 ही। एक तो सोरतुघई और एक और है, उसका नाम अभी मैं बताऊंगा आपको। सोरतुघई और एक है मुंडीकाक। ये सोरतुघई और मुंडीकाक जो है ये अफगानिस्तान में है, ये ध्यान रखना। सोरतुघई और मुंडीकाक ये आपके कहां मिले हैं, केवल और केवल अफगानिस्तान में 2 ही केंद्र मिले हैं, ध्यान रखना। बाकी के जैसे पाकिस्तान में आपके
ये हैं, ये आपके जैसे कि भाई आप हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है और आपके चन्हुदड़ो है। इधर आप बलूचिस्तान, ये भी पाकिस्तान का ही भाग है। बलूचिस्तान के पास जैसे आप बालाघाट है, और इधर आपका ये चन्हुदड़ो, बालाघाट वगैरह। तो ये इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा में। इसके बाद आप जो भारत है, भारत में जो इसके प्रमुख स्थल हैं वो जैसे कि आप सबसे पहले जम्मू कश्मीर को ले लीजिए। भाई जम्मू कश्मीर में एक इंपोर्टेंट साइट है, केवल एक है, वो है मांदा। अब आ जाइए आप नीचे, जम्मू कश्मीर से नीचे हिमाचल प्रदेश में कोई भी साइट नहीं मिली है, कोई भी नहीं मिली। इसके बाद आप आ जाइए पंजाब। पंजाब में 2-3 इसकी प्रमुख साइट्स हैं हड़प्पा सभ्यता की, जैसे कि पंजाब के अंदर रोपड़। भाई जैसे जम्मू कश्मीर में जो मांदा है वो चिनाब नदी के तट पर था, और पंजाब में सतलुज नदी के किनारे जैसे रोपड़ है। रोपड़ बहुत इंपोर्टेंट साइट्स है। और रोपड़ के अलावा जैसे संगोल है, ये भी इसका महत्वपूर्ण साइट्स है। तो रोपड़ और संगोल। इसके अलावा आप आ जाइए पंजाब के पड़ोसी हरियाणा में। हरियाणा में भी कई स्थल मिले हैं, जैसे कि बनावली है हरियाणा के हिसार जिले में, और शायद वो अब हरियाणा के वर्तमान में फतेहाबाद जिले में है। लेकिन ज्यादातर जो किताबों में आती है या जो एग्जाम में आती है, वो अगर आ जाए पेपरों में कि भाई बनावली कौन से स्टेट में पड़ता है, तो आप हरियाणा स्टेट में बताएंगे, हरियाणा प्रांत में। और हरियाणा प्रांत में भी कौन से जिले में पड़ता है, हरियाणा के कौन से जिले में, हिसार जिले में। ऐसे ही बनावली के अलावा हरियाणा में एक राखीगढ़ी है, भगवानपुरा है, और भिवानी में मिथाथल है। ये भी इंपोर्टेंट साइट्स हैं। तो हरियाणा के बाद आप इधर यूपी की तरफ आ जाइए। यूपी में आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे। इधर आप राजस्थान में आ जाइए। राजस्थान में देखिए कालीबंगा बहुत इंपोर्टेंट साइट्स है। कालीबंगा को कालीबंगा इसलिए कहा जाता क्योंकि खुदाई में काले रंग की चूड़ियां मिली काफी मात्रा में, और कालीबंगा में खेत के जुते हुए निशान भी मिले हैं। कालीबंगा में अगर पेपर में आ जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए कि भाई कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है, तो चूड़ियों के लिए। और अगर आ जाए कि भाई खेत के जुते हुए निशान कहां पर मिले, तो आप बताओगे कालीबंगा में, ध्यान रखना। अब राजस्थान से नीचे आ जाओ गुजरात में। गुजरात में प्यारे बच्चों बहुत इंपोर्टेंट स्थल है, जैसे कि आपके ये आपका लोथल बहुत इंपोर्टेंट स्थल है, लोथल। और लोथल से एक ध्यान रखना आप, चावल के अवशेष मिले हैं लोथल से। लोथल, धौलावीरा, ये बहुत इंपोर्टेंट स्थल है। एक रंगपुर भी है, रंगपुर, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, ये आपके कौन से उसमें मिले हैं, स्टेट में, गुजरात में। ये ध्यान रखना, धौलावीरा में आपके चावल के अवशेष मिले हैं। और एक धौलावीरा में एक और है सुरकोटदा, जहां घोड़े के अस्थि पिंजर मिले हैं, घोड़े के। केवल सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं, बाकी की और जो सभ्यता है उसमें हमें देखने को नहीं मिले। इतिहासकारों को घोड़े के अवशेष कहीं नहीं मिले। ज्यादातर पेपरों में पूछ लिया जाता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे, तो आप उसमें आंसर देंगे कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से अनभिज्ञ थे। आगे इसका आप आ जाइए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में केवल एक इंपोर्टेंट साइट है, दाइमाबाद। और ऊपर मैंने उसमें उत्तर प्रदेश में तुमको बता ही दिया है कि वो आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे था। और जो दाइमाबाद है महाराष्ट्र में, ये गोदावरी नदी यानी कि उसकी सहायक नदियों के तट पर स्थित है। तो ये जो जितनी भी सभ्यताएं हैं, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, और वो नील नदी के किनारे हवांगो नदी, और आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता भी दजला और फरात नदियों के आसपास फली फूली थी। उसके बीच का जो क्षेत्र है दजला और फरात, इराक के अंदर। तो इसलिए
उन नदियों का नाम, जैसे सभ्यता नील नदी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो ऐसे ही सिंधु नदी की वजह से भी इस सभ्यता का नाम जैसे सिंधु पड़ गया। सबसे पहला नगर हड़प्पा मिला था खुदाई में, इसलिए हम इसको हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। तो आगे ये सब इस तरह से ये सभ्यता कुल मिलाकर के 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। बहुत विस्तृत सभ्यता थी ये। अब इसके विस्तार के बाद हम लेंगे बहुत इंपोर्टेंट, वो है प्रमुख शिथिल हो गए, विस्तार हो गया इसका। इसके बाद इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, ज्यादातर एग्जाम में आता है, लॉन्ग आंसर टाइप में भी और कई बार शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि भाई हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। ज्यादातर ये जो क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप में आता है, यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन होता है ये, और आसान क्वेश्चन है, इसका उत्तर भी आसान है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के कारण हैं वो इतिहासकारों ने अलग अलग बताए हैं। तो सब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई इस सभ्यता का जो पतन है वो बताया है बाढ़। फर्स्ट पॉइंट आएगा इसमें बाढ़, यानी कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई इस सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ था। भाई सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी और बाढ़ की वजह से ये सभ्यता नष्ट भ्रष्ट हो गई, यानी कि खत्म हो गई, लोग बह गए, मकान बह गए। तो बाढ़ की वजह से, क्योंकि इतिहासकारों ने या उत्खनन या पुरातत्वविद जो थे, जब हड़प्पा की खुदाई की गई थी, मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी, तो जो नालियां मिली हैं सड़कों के किनारे या मकानों के या भवनों के बाहर, तो वो जो नालियां मिली हैं वो गाद से ढकी हुई, पटी हुई मिली है, गाद मिली है जब उनकी सफाई की गई थी। तो उन्होंने इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि भाई सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी जिसकी वजह से सभ्यता का पतन हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो कारण है इतिहासकारों ने वो बताया है भूकंप। भूकंप आया होगा और भूकंप की वजह से मतलब मकान ढह गए, गिर गए, लोग दब गए, तो इस तरह से इस सभ्यता का नाश हो गया। अगला जो कारण बताया, तीसरा कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में, वो है आपका प्लेग तथा महामारी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कोई ऐसी भयंकर बीमारी लगी जो एक को लगने के बाद दूसरे को लगती चली गई। हालांकि देखिए मैं बताऊं आपको कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो समृद्धशाली थे, खुशहाल थे, व्यापार चरम सीमा पर था, कृषि भी अच्छी होती थी, यानी कि वो खुशहाल थे। लेकिन समृद्धशाली होते हुए भी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो स्वस्थ नहीं रहते थे। हो सकता है उन्हें कोई बीमारी, महामारी, प्लेग जैसी कोई महामारी लगी हो जिसकी वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। इसका अगला कारण है, 5वां वो जो कारण है वो है आपका सूखा पड़ना। मतलब सूखा, जैसे बारिश नहीं हुई कई साल तक बारिश नहीं हुई होगी, तो लोग फसल नहीं हुई, खाने पीने की जो खाद्य सामग्री है वो नहीं मिल पाया होगा लोगों को, तो सूखे की वजह से भी इस सभ्यता के पतन का कारण रहा होगा सूखा भी। एक है जलवायु में परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन भी इस सभ्यता के पतन के कारणों में से एक है। कुछ जो विदेशी इतिहासकार हैं जैसे कि चाइल्ड गार्डनर, व्हीलर, ये जो विदेशी इतिहासकार है वो कहते हैं कि भाई विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से, जैसे कि आर्य जाति के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों पर आक्रमण करके, हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे और आर्य जाति के लोग थोड़े से लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। तो इन लोगों ने आर्य जाति के लोगों ने सिंधु घाटी के लोगों पर आक्रमण करके उनको खदेड़ दिया या उनको मार दिया। तो विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से भी या आर्य जाति के लोगों के आक्रमण की वजह से इस सभ्यता का नाश हुआ होगा। तो इस तरह से इतिहासकारों ने कोई ठोस बात, ये ठोस होकर के, पक्का होकर के ये नहीं कहा कि भाई भूकंप की वजह से या बाढ़ की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ। तो अलग अलग कारण इतिहासकारों ने बताए हैं और ये अलग अलग कारण ही आपको एग्जाम में लिखने हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई बाढ़ के कारण ही सभ्यता का पतन हुआ था या भूकंप की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ था। तो
तो ये कई कारण है, इनमें से कोई भी कारण इस सभ्यता के पतन के कारणों में से एक हो सकता है। तो इस तरह से सभ्यता के पतन के कारण हुए। और अब इस सभ्यता के जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन मैंने तुम्हें बता दिया था। एक है इस सभ्यता, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन निर्वाह के तरीके कौन कौन से हैं, ये अपना गुजारा या गुजर बसर कैसे करते थे, अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे। देखिए, कृषि करते थे, कृषि में गेहूं, जौ और कपास है, बाजरा है, चावल भी, जैसे मैं बता रहा था कि अभी गुजरात के अंदर लोथल में अवशेष मिले हैं चावल के, तो चावल की खेती ये कम करते थे, लेकिन करते थे, कम करते थे। तो चावल भी जैसे कि लोथल में करते थे और दूसरी जगह नहीं करते थे। कुल मिलाकर के गेहूं, जौ ज्यादा ये इस्तेमाल करते थे, बाजरे का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। तो खेती बाड़ी करके ये अपना गुजार बसर करते थे, व्यापार भी था, और इधर आपके ये पशु भी पालते थे। तो पशुओं में जैसे कि आपके गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह रखते थे, जिनका ये दूध पीते थे। तो सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते थे, भेड़ों से ऊन की प्राप्ति इन्हें हो जाती थी, जिसकी वजह से ये गर्म कपड़ा अपने लिए तैयार कर लेते थे। और इधर जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो और भी अन्य व्यवसाय में लगे हुए थे। तो इस तरह से खेती करके, पशु पाल कर ये अपना गुजर बसर कर रहे थे। और जैसे कि ये लोग शाकाहारी तो थे ही, मांसाहारी भी थे। मछलियों के अवशेष मिले हैं विशेषकर इधर आपके गुजरात में, लोथल में, और लोथल बंदरगाह तो था ही। और इधर आपके मतलब कई सिंधु घाटी की सभ्यता में कई जगह अवशेष जो मिले हैं मछलियों के, तो मछलियों के अवशेषों से पता चलता है, इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि ये लोग मछलियां यानी कि मांसाहारी भी थे। तो ये आपके जीवन निर्वाह के तरीके हैं। ये आपसे प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन निर्वाह के तरीके कौन कौन से थे। ये आप एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ लेना और उसे याद कर लेना। समझ के पढ़ना, रट्टाफिकेशन नहीं लगाना है, क्योंकि रट्टाफिकेशन के बाद दूसरे दिन या 2 घंटा बाद आप भूल सकते हैं। अब एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि भाई हड़प्पा सभ्यता में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्य कौन कौन से थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों का वर्णन करो। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे भाई अच्छे मकान बनाते थे, नालियों की व्यवस्था थी, और भवन के जो दरवाजे होते थे वो सड़कों की तरफ खुलते थे, हर घर के अंदर आंगन होता था, रसोई और स्नानघर जिसे हम बाथरूम बोलते हैं वो होता था, और जो मकान मिले हैं दो मंजिले वाले मकान भी मिले हैं। तो इतनी सुंदर व्यवस्था को कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। ये संभवतः शासकों द्वारा ही कोई शासक रहा होगा जिसके द्वारा ये काम किया जाता होगा। तो मकान बनवाना, सड़कों की व्यवस्था करना, ये शासकों द्वारा किए जाने वाले ही कार्य हैं। और जो कच्चे माल की जो प्राप्ति होती थी, जैसे कि भाई कच्चा माल दूर से प्राप्त करते थे, सोना चांदी लाते थे, भारी माल जो होता था वहां बस्तियां बसाते थे, वहीं जाकर के बस जाते थे, जैसे कि कार्निलियन पत्थर है वो भारी होता था। तो जो कच्चा माल जिसको आसानी से ला सकते थे, चाहे वो इराक से, ईरान से, जैसे सोना चांदी लाते थे इधर दक्षिण भारत से, और आपका जो ये आपका राजस्थान है, राजस्थान से खेतरी एक स्थान है, वहां से वो लोग तांबा लाते थे। इस तरह से जो शासक होते थे वो कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अभियान भेजते थे, एक अभियान भेजते थे। तो ये भी शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्य हैं। इसके अलावा आप शासकों का एक कारण लिख सकते हैं कि भाई वो बस्ती बसाने का काम भी करते थे शासक। तो ये शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्य हैं। इसके अलावा देखिए एक इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसमें अलग से 5 नंबर का या 4 नंबर का जो आता है, तो वो ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है कि भाई सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वर्णन कीजिए। ये रहस्यमय क्यों है? भाई रहस्यमय हड़प्पा सभ्यता की लिपि इसलिए है क्योंकि इसको अभी इतिहासकारों ने पढ़ा नहीं है। अगर इस लिपि को
पढ़ लिया जाए तो सिंधु घाटी के लोगों के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से ये जो लिपि है हड़प्पा सभ्यता के लोगों की चित्रात्मक थी। और ये इधर आपके दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी। और जो इसके जो वो हैं 375 से 400 के बीच में इसके वो होते थे, जिसको हम बोलते हैं स्वर व्यंजन। हालांकि वर्ण वाला नहीं थी, ये चित्रात्मक थी। तो इनकी जो संख्या है 375 से 400 के बीच हुआ करती थी। सिंधु घाटी के जो लोग हैं इन चित्रों के माध्यम से ही समझते होंगे कि भाई ये किस ओर संकेत किया जा रहा है। तो इस तरह से ये इस सभ्यता की भी विशेषता भी है चित्रात्मक लिपि। ये अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी, इसका वर्णन कीजिए। एक इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो ये है कि मोहनजोदड़ो की अलग से विशेषता पूछी जा सकती है। जैसे कि मैं कल पहली वीडियो में पहले पार्ट में आपको हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बता रहा था। तो उन हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में मोहनजोदड़ो का भी जिक्र करना है। लेकिन अलग से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भाई मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन करते समय आप सबसे पहले उसमें लिख देंगे कि भाई जैसे विशाल स्नानागार मिला है, तालाब जिसमें लोग सामूहिक रूप से नहाते थे, 11.88 मीटर इसकी लंबाई थी और 7.1 इसकी चौड़ाई थी, 2.43 मीटर ये गहरा था, इसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी। तो इस तरह से विशाल स्नानागार, दुर्ग मिले हैं, अन्नागार जिसको अनाज रखने के लिए विशाल गोदाम मिला है। निचले दुर्ग और निम्न दुर्ग होते थे, जहां पर जो निचले दुर्ग हैं उनमें निम्न वर्ग के लोग यानी कि कमजोर या गरीब लोग रहते थे, और उच्च वर्ग जो है उसमें उच्च जो नगर है उसमें ज्यादातर जो अमीर लोग हैं वो रहा करते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता कि ये मोहनजोदड़ो की विशेषताएं अलग से पूछी जा सकती हैं। और एक ये है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक भिन्नताओं का, आर्थिक सामाजिक भिन्नताओं का पता कैसे लगाया जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का देखिए, सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए सबसे पहला जो कदम है वो है समाधान। ये समाधान सबसे पहला पॉइंट है, समाधान। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो अपने शवों को दफनाते थे और उनको जलाते थे। कब्रिस्तान मिले हैं, कब्रिस्तान में कब्रें मिली हैं। ऐसी कब्र एक तो जो सामान्य ईंट से बनी हुई है और एक ऐसी कब्र जो कीमती पत्थर से बनी है। तो कीमती पत्थर से जो कब्र बनी है उसको कोई भी व्यक्ति देख करके ये कह सकता है कि ये किसी अमीर व्यक्ति की रही होगी, और जो सामान्य ईंटों से बनी है वो जाहिर सी बात है कि वो किसी गरीब व्यक्ति की, जो आम आदमी की बनी हुई होगी। तो इतिहासकारों ने उसको जब तुड़वाया कब्र को, तो जो अमीर व्यक्ति की जो कीमती पत्थर की बनी थी वहां सोने चांदी के आभूषण मिले अंदर रखे हुए, और वहां जो गरीब व्यक्ति की जो सामान्य ईंटों की बनी हुई कब्र थी उसमें क्या मिला है, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन हैं उनमें जौ रखे हुए मिले हैं जो कि राख बन गए थे। तो इस बातों से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस समय अमीरी और गरीबी थी। और जो जैसे कि जो भोग विलासिता की वस्तुएं हैं, जैसे कि भाई तेल वगैरह या आभूषण वगैरह, ये जो महंगे महंगे जो आइटम होते थे ये भी हमें कई मकानों के अंदर मिले हैं। तो इन वस्तुओं को देख करके ये क्लियर होता है, ये स्पष्ट है कि भाई उस समय सामाजिक आर्थिक भिन्नता थी, यानी कि अमीरी गरीबी थी। तो ये प्यारे बच्चों सिंधु घाटी की सभ्यता की महत्वपूर्ण बातें हैं, और ये लगभग ये जो पाठ है आपका समाप्त तो हो चुका है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी और इसलिए फिर ये आप तक नहीं पहुंच पाएगी। और ये जो इंपोर्टेंट इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, जैसे कि भाई ये लोग घोड़े से अनभिज्ञ थे, और हड़प्पा सभ्यता के लिए किस धातु से अनभिज्ञ थे, तो लोहे से अनभिज्ञ थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। किस देवता की पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे। किस देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। कौन से शस्त्र को चलाना नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग तीर कमान
का उपयोग करना नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कहां से लाते थे? दक्षिण भारत से लाते थे, कर्नाटक से। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा कहां से लाते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा राजस्थान, खेतड़ी नामक, राजस्थान में खेतड़ी नामक स्थान से ये लोग तांबा लाते थे। इस तरह से इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट टाइप भी आप साथ ही साथ याद करते रहना और अभी से तैयारी करते रहो। ये पार्ट आप पूरी तरह से मेरी वीडियो के माध्यम से समझ करके याद करना, दिमाग में रखना और एनसीईआरटी बुक्स भी आप पढ़ेंगे ताकि ये पार्ट क्लियर हो जाए। मोबाइल नंबर मैंने आपको लिखवा दिया है और आप दोबारा लिखना चाहते हो तो दोबारा लिख लो 9813664534 9813664534। ये मेरा मोबाइल नंबर है। दूसरा नंबर है 9350208661। ये मेरा दूसरा नंबर है 9350208661। तो इस नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट करके कोई भी बात मुझसे पूछ सकते हैं। और आपने मेरे इस दूसरे पार्ट को, मेरे इस लेक्चर्स को ध्यान से सुना, इसके लिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुना और समझा होगा, आपकी समझ में आई होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। और आप इसको ध्यान से और बेहतर ढंग से सुनेंगे, समझेंगे। आपने मेरी इस लेक्चर्स को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।